आइए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन बी में है आर्थिक मामले, ऑप्शन सी में है विधि निर्माण, ऑप्शन डी में है कार्मिकों के मामले। तो किस राज्य में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इनमें से किस पर स्थानीय सरकारों का नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। जो नागरिकों की शिकायतें स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि आर्थिक मामले पर भी नियंत्रण होता है, विधि निर्माण पर भी निर्माण होता है, कार्मिकों के मामले पर भी नियंत्रण होता है। तो अतः ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नागरिकों की शिकायतें जो राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतें नियंत्रण नहीं होता है राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए में है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में है सिख धर्म, ऑप्शन डी में है ईसाई धर्म। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म पर किया गया, किस धर्म के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी नंबर सही होगा, बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन बी नंबर सही होगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी में है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी में है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी नंबर सही होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है पुणे समझौता, ऑप्शन बी में है कराची समझौता, ऑप्शन सी में है दिल्ली समझौता, ऑप्शन डी में है शिमला समझौता। तो गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, सी दिल्ली समझौते इसका आंसर हो जाएगा। जो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां इसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां इसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है दोलन केंद्र, ऑप्शन बी में है निलंबन केंद्र, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान केंद्र, ऑप्शन डी में है गुरुत्व केंद्र। तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां इसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र का कहलाता है। जहां इसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा,
गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों में, ऑप्शन बी में है कपड़ा के निर्माण में, ऑप्शन सी में है लौह इस्पात निर्माण में, ऑप्शन डी में है मोटर गाड़ियों के निर्माण में। तो कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टम का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो यह ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों में किया जाता है। विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों में कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग किया जाता है। एस्पार्टम का उपयोग किया जाता है, जो हाल ही में WHO के द्वारा इससे कैंसर होने का संकेत मिला है एस्पार्टम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेहर प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है मेहर प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है सिख धर्म, ऑप्शन बी में है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में है मुसलमान धर्म। तो मेहर प्रथा का प्रचलन किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी नंबर मुसलमान धर्म हो जाएगा इसका आंसर, जो मेहर प्रथा का संबंध मुसलमान धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी नंबर से होगा मुसलमान धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी। क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए में है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1973 ईस्वी में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए नंबर सही, ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन बी नंबर सही होगा 1971। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है जूडो, ऑप्शन सी में है मुक्केबाजी, ऑप्शन डी में है कुंग फू। तो चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा क्रिकेट। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पाइथागोरस कहाँ के थे। तो पाइथागोरस कहाँ के थे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा रोमन, ऑप्शन बी में है यूनानी, ऑप्शन सी में है पार्सिया, ऑप्शन डी में है सीरिया। तो पाइथागोरस कहाँ के थे। तो यूनान के, या पार्सिया के, या सीरिया के, या रोमन के। तो पाइथागोरस एक यूनानी थे। पाइथागोरस एक यूनान के थे, जो वह एक यूनानी थे, यूनान देश के थे। पाइथागोरस यूनान के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर से हो जाएगा, पाइथागोरस यूनान के थे, यूनानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है चालन कंडक्शन, ऑप्शन बी में है संवहन कन्वेक्शन, ऑप्शन सी में है विकिरण रेडिएशन, ऑप्शन डी में है संघनन कंडेंसेशन। तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, कन्वेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, कन्वेक्शन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो केतली में पानी का गर्म होना संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बीतस्ता महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में बीतस्ता महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया गया है। तो बीतस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो बीतस्ता महोत्सव, क्वेश्चन है बीतस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो बीतस्ता महोत्सव ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बीतस्ता महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीतस्ता महोत्सव ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है। क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल नृत्य शैली प्रचलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका हो जाएगा। जो बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि 64 योगिनी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 64 योगिनी मंदिर ऑप्शन ए में है उज्जैन में, ऑप्शन बी में खजुराहो, ऑप्शन सी में इंदौर, ऑप्शन डी में है बनारस। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खजुराहो में स्थित है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे राज्य नहीं होगा, टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, तो खजुराहो में इसका आंसर हो जाएगा। खजुराहो की जो चंदेल वंश की राजधानी थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है, की पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पिनाक निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन है, पिनाक निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन ए में है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। क्वेश्चन है, पिनाक निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन ए में है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन बी में है बहुबैराल रॉकेट प्रणाली। तो ऑप्शन बी में है बहुबैराल रॉकेट प्रणाली, ऑप्शन सी में है पनडुब्बी, ऑप्शन डी में है युद्ध टैंक। तो पिनाक इसका आंसर हो जाएगा क्या है, तो यह बहुबैराल रॉकेट प्रणाली है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिनाक बहुबैराल रॉकेट प्रणाली है, जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। भारतीय सेना के लिए बनाया गया था डीआरडीओ द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुबैराल रॉकेट प्रणाली पिनाक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो ऑप्शन ए में है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी में है हैदर अली, ऑप्शन सी में है कृष्णा राजद्वितीय, ऑप्शन डी में है टीपू सुल्तान। तो वह कौन सा शासक था जो रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो टीपू सुल्तान
रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन बी में हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन सी में हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी में हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास कौन स्थापित किए था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने ही विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान हो जाएगा जो दूतावास विदेशों में भी स्थापित किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। वह कौन कौन से देश थे। तो टर्की हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, पीगू हो जाएगा, ईरान आदि देशों में टीपू सुल्तान ने दूतावास स्थापित किए थे। दूतावास का स्थापना का उद्देश्य यही था कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना ही टीपू सुल्तान का उद्देश्य था दूतावास को स्थापित करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है, जो हाल ही में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव धावे को आयोजित किया था। चटगांव धावे को आयोजित किया था। तो किसने प्रसिद्ध चटगांव धावे को आयोजित किया था। चटगांव आर्मरी रेड किसने किए थे। तो ऑप्शन ए में है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी में है सूर्य सेन, ऑप्शन सी में है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी में है अरविंद घोष। तो चटगांव धावे को किसने आयोजित किया था। तो ऑप्शन बी नंबर से हो जाएगा, सूर्य सेन ने ही चटगांव धावे को आयोजित किए थे। सूर्य सेन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने ही क्रांतिकारी मित्रों के साथ चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर लूट लिए थे। सूर्य सेन ने ही, जो आजकल चटगांव धावे बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में आज चटगांव धावे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में है कालीकट, ऑप्शन बी में है भरूच, ऑप्शन सी में है कैबे या खम्बात, ऑप्शन सी में है सूरत। तो मुगल काल में किसे बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर से हो जाएगा। सूरत को मुगल काल में बंदरगाहों में बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। सूरत को ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरत बहुत अच्छा बंदरगाह था जो मुगल काल में बहुत प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। ऑप्शन ए में है 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी में है 370 मिलियन वर्ष,
ऑप्शन बी में है 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी में है 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी में है 670 मिलियन वर्ष। तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 570 इसका आंसर हो जाएगा। 570 इसका 570 इसका आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 570। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो बौद्धों की अधिकतम संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो बौद्धों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा महाराष्ट्र। जो बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र सही हो जाएगा, इसका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? ऑप्शन ए में है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन जीडीपी, या बी में ऑप्शन है निव्वल घरेलू उत्पाद एनडीपी, ऑप्शन सी में है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, या डी में ऑप्शन में है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय द पर कैपिटा इनकम। तो किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो उसका प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, पर कैपिटा इनकम है उसका देश की आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त माप पर कैपिटा इनकम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में है, जो यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है, जो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में है गंगा नदी, ऑप्शन सी में है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन डी में है दामोदर नदी। तो हुंड्रू जलप्रपात ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा इसका आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह है। क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं, तो कौन कौन से प्रभावित होते हैं? तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति और वेग। मतलब इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से बदल जाते हैं जो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल हैं जो कौन कौन से बदल जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग तीनों, या ऑप्शन बी में है वेग और आवृत्ति, या ऑप्शन सी में है तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति, या ऑप्शन डी में है तरंग दैर्घ्य और वेग। तो प्रकाश तरंगों की आयु से कांच में जाने पर कौन से बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और वेग। इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। अतः डी सही हो जाएगा। जो वायु से कांच में जाने पर तो इसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाएगा। तो अतः डी नंबर सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी में है अधिकार परीक्षा,
ऑप्शन सी में है परमादेश, ऑप्शन डी में है प्रतिषेध। तो संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, जिसे संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी सेशन जारी रहे। थैंक यू।